हेलो दोस्तों, आर्केडियन सीरीज़ की एक नए कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इतिहास की कहानियों को छोड़ करके मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। मोटिवेशनल स्टोरी के आज के जो नायक हैं हमारे, वो हैं फिल नाइट। फिल नाइट को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस सफ़र के दौरान कहानी के आप सभी उनके बारे में जानेंगे। फिल नाइट ने अपने सफ़र की शुरुआत एक बहुत ही क्रेजी आइडिया के साथ शुरू किया था। क्या आपको नाइकी का टैगलाइन याद है? नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा। नाइकी का टैगलाइन है जस्ट डू इट। इस टैगलाइन से ही इस कंपनी के संस्थापक की डेयरिंग स्किल्स का आप सभी को पता चल गया होगा। इस समरी से आपको उनके पूरे सफ़र के बारे में पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि फिल नाइट ने कैसे जीरो से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करके अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरफ लेकर गए। बात साल 1962 की है, जब फिल नाइट ने बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो काफ़ी शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव को अपने कामयाबी के रास्ते में नहीं आने दिया। फिल जापान के रनिंग शूज को अमेरिका में इंपोर्ट करना चाहते थे। इसी के साथ उनकी नज़र टाइगर ब्रांड पर थी, जिसे जापान की कंपनी बनाया करती थी। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें ये आइडिया आया था। उस समय ना ही उनके दोस्त या प्रोफेसर, यहाँ तक कि उनके पिता ने ये भरोसा किया था कि फिल यहाँ तक निकल जाएंगे, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लगातार अपने कॉन्सेप्ट के साथ लोगों से मिलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे। इस क्रम में एक दिन वो भी आया जब ओनित्सुका के सीईओ ने फिल से कहा कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं। उस समय फिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हड़बड़ी में एक नाम ऐसे ही बता दिया। ये नाम था ब्लू रिबन। ओनित्सुका से 300 पेयर टाइगर शूज की डील होने के बाद फिल ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई अच्छे बुरे एक्सपीरियंस मिले। फिल नाइट के पूर्व रनिंग कोच ने शुरुआती दौर के शूज को मॉडिफाई किया था। सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है जो उसे प्रेरणा देता है। फिल की ज़िंदगी में भी एक ऐसे शख्स थे। वो कोई और नहीं बल्कि उनके रनिंग कोच बिल बोवरमैन थे। फिल के आइडिया को बिल का अप्रूवल मिल गया था। बिल के अप्रूवल के बाद से ही फिल के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। बिल एक शू डॉग थे। शू डॉग वर्ड आते ही आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि शू डॉग आखिर होता क्या है। शू डॉग उस इंसान को कहा जाता है जिसे शू इंडस्ट्री के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ मालूम होता है, जो उसका बहुत अच्छा जानकार होता है। शू खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल बन सके, इसके लिए उस इंडस्ट्री का शू डॉग कहा जाता था, क्योंकि वो शू को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते थे। बिल का प्राइमरी गोल शू को हल्का बनाना होता था। बाद में ही नाइकी कंपनी का ट्रेडमार्क फीचर भी बन गया। अब आते हैं मेन कहानी पर। जब फिल जापान से लौटे तो उन्होंने बिल को ब्लू रिबन कंपनी में पार्टनरशिप की ऑफ़र की। बिल ने हाँ भी कर दिया था। उनकी हाँ से फिल के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। वो बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहे थे। फिल को इस बात का भरोसा हो गया था कि उनका क्रेजी आइडिया कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। फिर समय ने कुंजी का खेल किया। जब ब्लू रिबन की शुरुआत चल रही थी, तभी बिल का कोचिंग करियर भी चल निकला। वो फ्यूचर के ओलंपिक एथलीट्स को भी कोचिंग देने लगे थे। बिल स्टार रनर्स को टाइगर शू ही रिकमेंड करते थे। उनके रिकमेंडेशन से फिल के शूज की सेल्स भी अब बहुत चढ़ निकली थी। जैसे जैसे ब्लू रिबन बढ़ रहा था, फिल ने भी अपने चारों तरफ भरोसेमंद लोगों को रखने की शुरुआत कर ली थी। ब्लू रिबन में काम करने वाले लोग एक बहुत ही खास लोग हुआ करते थे। वो नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्कर की तरह नहीं थे। उनको आप टैलेंटेड मिसफिट लोग कह सकते थे। वे लोग साथ में इतना बढ़िया काम करते थे, शायद ही कोई और कर सकता था। इसके पीछे का कारण यह भी था कि वो लोग मिसफिट थे।
एक दूसरे के काम की कदर करना उन्हें अच्छी तरीके से आता था। कोई भी आदमी किसी दूसरे की तरक्की से नहीं जलता था। सभी की कोशिश रहती थी कि वो सामने वाले की मदद करके आगे बढ़ने में मदद करें। ब्लू रिबन को जितने भी कर्मचारी थे वो बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। ब्लू रिबन की टीम को मजबूत बनाकर रखने के लिए फिल ने कई जतन कर रखा था। फिल बीच बीच में एक सेशन का आयोजन करते थे। इस सेशन से वो सारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। जब हर दिन के काम की बात आती थी तो फिल जनरल पैटर्न की बात को फॉलो किया करते थे। जनरल कहा करते थे कि कर्मचारी को ये मत बताओ कि कैसे काम करना है, बल्कि उन्हें ये बताओ कि उन्हें क्या करना है। बाकी का रिजल्ट देखकर तुम चौंक जाओगे। साल 1971 में कंपनी ने यह फैसला किया कि अब वो खुद का एक ब्रांड तैयार करेगी। ब्लू रिबन का नाम अब उनके लिए सही नहीं रहा है। तब फिल ने टीम से एक नए नाम का सजेशन मांगा था। तभी जेफ जॉनसन ने नाइकी नाम का सुझाव दिया था। आपने एक बात सुनी होगी कि फेम पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। इसके साथ अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से बातचीत करेंगे तो उनकी सोच भी इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। कई बड़े बिजनेसमैन का यह भी मानना होता था कि अच्छे कामों में लाखों रुकावटें आती हैं। फिल के सफ़र के आगे भी दो बड़ी मुसीबतें डेरा डाल दी थी। पहली मुसीबत सन 1973 में ओनेटसुका नाम की कंपनी के द्वारा लाई गई थी। कंपनी ने ब्लू रिबन के ऊपर लागत को लेकर मुकदमा दायर करने की कोशिश की थी। इस मुसीबत से भी फिल ने काफ़ी हिम्मत के साथ लड़ा था। फिल को हमेशा से भरोसा था कि उनके प्रोडक्ट में इतना दम है कि ग्राहक उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिल के ऊपर दूसरी मुसीबत साल 1977 में आया, जब सरकार ने यह दावा किया कि नाइकी के ऊपर $2.5 करोड़ का बकाया है। यह परेशानी तब शुरू हुई जब अमेरिका में नाइकी के कंपटीटर केट्स और कन्वर्स ने मिलकर काम करना शुरू किया था। एक अनक्लियर कस्टम ड्यूटी कानून को उजागर किया, जिससे अमेरिकन सेलिंग प्राइस लॉ कहा जाता है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नाइकी कंपनी ने इस नियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने सरकार से नाइकी के ऊपर एक्शन लेने का दबाव डाला था। उस कठिन दौर में भी फिल ने ये भरोसा रखा था कि नाइकी कभी हार नहीं मानेगी। उनको अपने काम के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा था। फिल ने विश्वास के साथ काम करने को ही अपना लक्ष्य और जीवन बना लिया था। अगर आप नाइकी के सफ़र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आज कहाँ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। टॉप तक पहुँचने के लिए फिल को पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सभी मुसीबतों का सामना फिल ने अपने जज्बे से किया था। अब आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा कि नाइकी के सफलता के पीछे का राज क्या है। तो आपको बता दें, उस पूरे सफ़र के दौरान फिल को ये नहीं मालूम था कि जीत का मतलब क्या होता है, लेकिन उन्होंने ये मालूम हो चुका था कि उन्हें हार नहीं मानना है। फिल हमेशा से ये सोचते थे कि काम मीनिंगफुल होने के साथ साथ प्लेफुल भी होना चाहिए। उनकी यही सोच उनको ताकत दिया करती थी। जब कभी भी फिल के सामने कोई चुनौती आती थी तो उनका लक्ष्य उनको दिखने लगता था। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध होने के कारण ही नाइकी को वो आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। इसके समाधान के लिए उन्होंने सोचा था कि नाइकी को पब्लिक के बीच में ले आने से ही इनकी दिक्कत का समाधान हो पाएगा। अगर हम मिला जुला कर बताएं तो फिल एक मोटो के साथ काम करते थे। वो मोटो था कि या तो काम करो या तो मर जाओ। जब आप किसी काम को इतनी शिद्दत से करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिल का एक और मोटो था कि पैसा बिजनेस से आएगा, वो पैसा बिजनेस में ही लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ फिल अपने यहाँ काम करने वालों को अच्छी सैलरी भी दिया करते थे। अच्छी सैलरी मिलने के कारण एम्प्लॉइज़ अपना 100% कंपनी के काम को दिया करते थे। इस तरह फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का मतलब था कि फिल अपने बिजनेस के लिए बैंकों का
काफ़ी हद तक आश्रित थे, लेकिन अधिकतर बैंक फिल को बड़ा लोन देने से मना कर देते थे। उस दौर में जापान की ट्रेडिंग कंपनी निसो ने नाइकी की काफ़ी मदद की थी। आज के दौर में जब नाइकी दुनिया भर में सबसे सफल कंपनियों में से एक है, इसके पीछे का श्रेय फिल की काबिलियत और उनकी पूरी टीम को जाता है। नाइकी ने लगातार फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन पर काम किया है, खुद को इनोवेट किया है। शुरू से ही फिल और नाइकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य था कि वो ग्राहकों को बेहतर सुविधा दे सकें। उन सब के लिए ग्राहक से बढ़कर कोई और नहीं था। यहीं से उनके अंदर की कई खूबियों का जन्म भी हुआ। बाज़ार में मौजूद कई सारी कंपनियों में से नाइकी में ऐसी कौन सी खूबी थी जो उनको बाकियों से अलग करती थी? वो खूबी ग्राहकों का विश्वास जीतना था। नाइकी ने शुरू से ही ये कोशिश की थी कि वो ग्राहकों का विश्वास जीत सके। ग्राहकों के साथ साथ नाइकी अपने लेबर्स के लिए भी बेहतर वर्किंग माहौल बनाने के लिए काम करती रहती थी। इन सब के अलावा नाइकी ने अपने वर्कर की सैलरी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। कारखानों की स्थिति के सुधार के लिए कंपनी ने पहला बहुत बड़ा आविष्कार किया। उसका नाम था वाटर बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट। कारखानों की मरम्मत के लिए ये बहुत ही बड़ा आविष्कार था। नाइकी कंपनी की शुरू से ही एक मोटो रहा है कि अपने काम को इंटीग्रिटी से करना, और अपनी फैक्ट्री में सुधार के बाद कंपनी ने अपने ग्राहकों से रिलेशनशिप मेंटेन करने पर काफ़ी काम किया था। कंपनी अपने ग्राहकों को बस सामान बेचने पर ही नहीं ध्यान देती थी। कंपनी का मोटिव हुआ करता था कि वो ग्राहकों को आफ्टर सेल्स सर्विस भी दे सकें। कस्टमर के साथ कंपनी के रिलेशन इतने अच्छे होते थे कि जब फिल के बेटे की मौत हुई तब कंपनी से जुड़े सभी एथलीट्स ने खत लिखकर सांत्वना प्रकट की थी। अगर पूरी बात को संक्षेप में खत्म किया जाए तो यही बात होगी कि नाइकी जैसी कंपनी ग्लोबल स्तर में बहुत कम देखने को मिलती है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद।